हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर थर्ड। और यूनिट नंबर थर्ड का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट को सबसे टफेस्ट यूनिट माना जाता है और बोलते हैं बच्चे कि ये सबसे टफेस्ट यूनिट है। पर देखिए कैसे मजेदार तरीके से, बड़े आसान तरीके से आपको ये लेक्चर और ये यूनिट समझाई जाएगी। उसके लिए आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी वीडियो को आपको देखना है। 5 मिनट में कोई भी आपको फिजिक्स नहीं सिखा सकता, इसलिए कंप्लीट लेक्चर और कंप्लीट सीरीज के साथ बने रहोगे तो मेरी गारंटी इस बात की है कि आप सीबीएसई बोर्ड में, नीट में, आईआईटी मेंस में कहीं जाके बैठिए, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। सारे क्वेश्चन विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के साथ कवर करूंगा। एमसीक्यू, पीवाईक्यू, बेसिक कंसेप्ट, एनसीईआरटी तो कोर है और उसके बाद अलग अलग से आपको लेक्चर्स मिलेंगे सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के, सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स पीवाईक्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक रीड करेंगे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड उरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये दो टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। और साथ में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कोर कंसेप्ट होगा सबसे पहले तो, फिर एनसीईआरटी कवर्ड करेंगे, ये बताया। पीवाईक्यू क्वेश्चंस साथ साथ देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी और बेसिक टू एडवांस। हर चीज एक ही उसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा कोशिश रहेगा। तो चलिए टाइम ज्यादा वेस्ट न करते हुए इसके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन है क्या। देखिए भाई, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, उससे पहले वाले चैप्टर में हमने स्टैटिक चार्ज के बारे में बात किया था और कहा था कि स्टैटिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इसलिए यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता किया, क्योंकि वहां पे जो चार्ज था वो रेस्ट के ऊपर था। जब चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करवा दिया गया तो उसके अंदर क्या आ गया? करंट आ गया। पर इससे आगे भी बहुत कुछ था। करीबन करीबन 2000 साल पहले तक हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म दोनों के रिलेशनशिप का पता था। यानी कि अगर हम 2000 साल पहले की कहानी की बात करें तो आपको पता चलेगा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक बेसिक रिलेशनशिप है। पर उसको फाइंड आउट करने में, यानी कि आज से नहीं है, 2000 साल पहले से है ये इस्टेब्लिश्ड है। पर उस समय हमें इनके बारे में पता नहीं था, ना हमें जानकारी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो करीब 200 साल पहले इस बात को इस्टेब्लिश किया गया कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेशनशिप है। और उसको इस्टेब्लिश करने वाले जो साइंटिस्ट थे 1820 के अंदर उरस्टिड थे। उरस्टिड ने बताया कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशनशिप होता है। उसी रिलेशनशिप को किसने इस्टेब्लिश किया था? उसी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया था उरस्टिड ने। इसलिए इस यूनिट में उरस्टिड का अहम रोल है। उसने ही बताया था कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। आप कहोगे सर उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे उसने ये बताया कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेशनशिप होता है? तो उसने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको दो तीन बातें यहां पे बेसिक में बताता हूं, फिर उसके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका सिंबल है ये कंपास नीडल का है। ये जो सिंबल है ये कंपास नीडल का है, ठीक है। कंपास नीडल का काम क्या होता है? देखिए बच्चा पार्टी, कंपास नीडल का बेसिकली जो वर्क होता है वो काम होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन देना। जैसे कि विमानों में लगे होते हैं, कई ऐसे जो हवाई जहाज होते हैं, सब जितने भी हवाई जहाज या एयर में चलने वाले की बात करोगे तो उसको डायरेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं? वो कंपास नीडल का। और जनरली भी आप डायरेक्शन को, आपके मोबाइल की बात करोगे तो आपके मोबाइल में भी कंपास नीडल का ऑप्शन होता है। आपके मोबाइल में या तो ऐप होगी या आप गूगल पे सर्च कर लिए कंपास नीडल, उसके बाद वो ऐप की तरह खुल जाएगी और आपको पता चलेगा, वो इजीली आपको डायरेक्शन बता देगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से सारी। तो ये कंपास नीडल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। अब क्या किया उसने? एक वायर लिया और उसकी अरेंजमेंट कैसे की इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो समझिए जरा। उसने अरेंजमेंट बनाने के लिए बहुत सारी कंपास नीडल को कुछ इस तरह से प्लेस किया।
कुछ इस तरह से सभी कंपास निडल को उसने प्लेस कर दिया, ऐसे सर्कल बनाते हुए। ये उसके कंपास निडल रखने का तरीका था, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, और यहां पे एक वायर को रख दिया अंदर इसके परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, अभी आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता चल चुकी होगी। ये कंपास निडल है, ठीक है भाई। तो इस तरह से उसने क्या रखा, कंपास निडल को प्लेस किया और इसके अंदर परपेंडिकुलर वायर को ऐसे पास कर दिया। या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, दो ही काम होंगे, या तो अंदर की डायरेक्शन में या बाहर की डायरेक्शन में, इस प्रकार से। और जब इस वायर को, जैसे कि ये कंपास निडल की अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है, और इसमें यहां पे इस तरह से ऐसे वायर को प्लेस कर दिया, या इसको आउटवर्ड करंट के हिसाब से प्लेस कर दिया, या तो करंट इसमें इनवर्ड जाएगा या करंट इसमें आउटवर्ड जाएगा। जब करंट इनवर्ड या आउटवर्ड जा रहा है तो उस करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेशनशिप था, अगर उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो ये डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी। कौन? कंपास निडल ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। इसके अंदर जो सुई होती है ना, सुई जो अंदर होती है, निडल होती है इस कंपास के अंदर, वो ऐसे 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 डिफ्लेक्ट करेगी और बताएगी तुम्हें कि यहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को उसने दूसरे तरीके से भी किया। ये तो पहला तरीका था कि भाई कंपास निडल की अरेंजमेंट को इस तरह से रख दिया, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके अंदर से एक वायर को पास कर दिया, और उसके वायर को पास करने के बाद, और खास बात, इन कंपास निडल के परपेंडिकुलर वायर होगा, उसमें या तो इनवर्ड करंट होगा या आउटवर्ड करंट होगा, दोनों डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन करंट की होगी, पर दोनों टाइम आपको कंपास निडल में डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर एक बार जिस डायरेक्शन में मिल रहा है, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो कंपास निडल की डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो उसी बेस के ऊपर काम किया, क्योंकि कंपास निडल डिफ्लेक्शन तभी देगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब अगर किसी वायर में से करंट को पास किया गया तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। अब आगे समझिए जरा, ये इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था हमने। अब हम जो बात करेंगे वो उरस्टेड के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। वो नीचे टॉपिक लिखा हुआ, मैं यहां पे आपको करवा देता हूं, उरस्टेड एक्सपेरिमेंट। उरस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे हम। अब उरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि अगर किसी भी वायर के अंदर आप करंट को पास करते हो तो जो वायर है वो बिहेव करता है एज अ लाइट मैग्नेट। अगर वो लाइट मैग्नेट है, अगर उरस्टेड की बात सही है, तो उसके पास, उसके पैरेलल और उसके ऊपर से कंपास निडल को पास किया जाए तो वो कंपास निडल डिफ्लेक्शन देगी। तो इसका मतलब उरस्टेड की बात सही है, नहीं तो उरस्टेड की बात क्या है, गलत है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, यहां पे एक वायर रख लिया, ठीक है, और इस वायर के दो एंड को हमने कनेक्ट कर दिया। ये है रियोस्टेट, RH का मतलब होता है रियोस्टेट। अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज RH इज रियोस्टेट, जिसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, याद रखनी है बातें। और इसका यूज किया जाता है टू कंट्रोल करंट, टू कंट्रोल करंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं। ये कैसे करंट को कंट्रोल करता है, उसका भी एक तरीका है। जैसे कि इस सर्किट के अंदर मान लिया जाए दो एंड आपने बनाए, ये अलग से वायर मैं किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूं। मान लिया जाए आपके पास एक ये करंट पास होने वाला ये वायर है, यहां से लेकर के यहां तक। अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर ये पा रहे हैं कि इस वायर के अंदर करंट ज्यादा जा रहा है और आपको उस करंट को कंट्रोल करना है, तो यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दो, क्योंकि कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है।
अगर उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है तो आप इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा के इसमें करंट को कम कर सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस को घटा के इसमें करंट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक बार ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू के रूप में, नीट के एग्जाम में, किसी कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द यूज ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, तो रियोस्टेट का यहाँ पे एच हो रहेगा भाई, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का यूज होता है क्या, टू कंट्रोल द करंट इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रियोस्टेट का यूज करते हैं। यहां एच भूल गया था, वो लगा लेना भाई। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये है। अब दूसरी सिचुएशन और बना रहा हूं। दूसरा वायर ये रहा, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, और साथ में की है वो लगा दो या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां की भी है वो लगा भी सकते हो आप। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। अब दोनों बातों में आपको एक थोड़ी सी चीज वेरिएबल दिखाई देगी। अगर आपने ध्यान से इसको समझा हो तो आपको यहां पे थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, और वो चेंज क्या है आप जरा ध्यान से समझिए। वो चेंज क्या है, मैंने क्या चेंज किया है, मैंने चेंज किया कि यहां पे इसको पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव इसको दिया, यहां इस बैटरी को रिवर्स कर दिया, आप देख रहे होगे। और हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सर्किट में करंट यहां से जाएगा इस तरह से, तो यानी कि ये करंट की डायरेक्शन होगी। और इस सर्किट का करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। यानी कि ये जो दोनों सर्किट हैं, दोनों सर्किट सिमिलर हैं, कोई इनमें फर्क नहीं है, पर एक फर्क है, वो है करंट की डायरेक्शन का। और करंट की डायरेक्शन का फर्क इसलिए डाला है ताकि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। हमने क्या किया, नीचे कंपास नीडल को रख लिया, इसको किसी स्टैंड के ऊपर हमने लगा दिया कंपास नीडल। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, और यहां पे डायरेक्शन मैं धीरे से दिखा देता हूं आपको, ये डायरेक्शन याद रखनी है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, मैंने इसको पलट दिया है। जनरली जब 11th क्लास की सेकंड यूनिट में यूज किया था तो आपने ऐसे यूज किया होगा, इस प्रकार से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऐसे यूज किया होगा, आपने ऐसे पढ़ा था। पर मैंने इसको पलट दिया, उठा के पलट दिया, इस हिस्से को ऊपर ले गया, इस हिस्से को नीचे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ऐसे घुमा दिया इस सिस्टम को इस प्रकार से, अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि जैसे हम यूज करना चाहते हैं वैसे हम यूज इसको कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, ये दूसरी कंपास नीडल है इस तरह से, ये इसका साउथ है, ये इसका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। जब पहले सर्किट को आप ध्यान से देखोगे तो इस सर्किट में एक वायर है, एक रियोस्टेट है, एक बैटरी, एक की है। की को मैं क्लोज कर देता हूं तो मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन, क्लोज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही सर्किट में से करंट चलेगा और इसके नीचे हमने क्या रख दी, कंपास नीडल। अगर इस सर्किट में से करंट गया और करंट और मैग्नेटिक फील्ड का कोई रिलेशनशिप है, कहने का मतलब अगर करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो यहां पे इस कंपास नीडल के द्वारा डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इस वायर के अंदर कितना भी करंट पास किया पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो ही नहीं रहा। तो एक बात समझने की है, अगर यह कमाल हो गया कि इसके अंदर से करंट पास करते ही इस कंपास नीडल में मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ओरस्टेड की कही हुई बात क्या है, बिल्कुल सत्यता है, सत्यता पे बेस्ड है वो। तो आप ये देखने को मिलेगा कि जैसे इस वायर में से करंट को पास किया गया तो ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड वेस्ट। देखिए टुवर्ड वेस्ट, नॉर्थ जो हिस्सा है वो उठ के किस तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, और ये हिस्सा किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। इस कंपास नीडल ने अपने आप को डिफ्लेक्ट किया इस डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने कहा कि जो ओरस्टेड की बात है वो बिल्कुल सही है। तो ओरस्टेड ने क्या कहा, ओरस्टेड ने कहा कि जब किसी वायर के अंदर से आप करंट को पास करोगे तो उस वायर का बिहेवियर एक लाइट मैग्नेट की तरह हो जाएगा। Whenever we pass a current through a wire, then it behaves as a light magnet and it can be verified with the help of a compass needle. When we place compass needle near the current carrying wire, then it gives a deflection, and this deflection proves that
कि द करंट कैरिंग वायर बिहेव एज ए लाइट मैग्नेट। आप इस बात को लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बात बता रहा हूं कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास कंपास निडल को लेके आया जाता है तो वो डिफ्लेक्शन को शो करता है, और इसी डिफ्लेक्शन ने उरस्टिड के बात को प्रूव कर दिया कि कोई भी वायर जिसमें से करंट जा रहा हो एक वो लाइट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और उसी बात को प्रूव करने के लिए हमने कहा था पहले, करंट और मैग्नेटिज्म के बीच एक रिलेशनशिप, बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। आज से नहीं है, 2000 साल से पहले से। पर हमें पता कब चला? 200 साल पहले ही उस बात का पता चला है। अब ये एक्सपेरिमेंट तो उरस्टिड का हो गया, पर ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट भी उरस्टिड का। बस हम ये दिखाना चाहते हैं अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो काम भी उल्टा होगा। अब की बार जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होगा ईस्ट की तरफ, और ये डिफ्लेक्ट होगा वेस्ट की तरफ। ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इससे बिल्कुल अपोजिट डिफ्लेक्शन हो जाएगा। आपको ये दिखाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं इस बात से। अब कहोगे सर ये बातें छोटी छोटी क्यों? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब भी आप फिजिक्स के अंदर घुसते हैं और आपके न्यूमेरिकल नहीं बनते, आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, उसका रीजन एक ही होता है, वो होता है सिली मिस्टेक्स। आपको इन छोटी छोटी बातों का अगर नहीं पता होगा तो आप सिली मिस्टेक करोगे ही करोगे। इसलिए उन्हीं से बचने के लिए आपको ये सारी बातें बताई गई है। तो इसको क्या कहते हैं? उरस्टिड का एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखवाने के लिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो आप लिख सकते हो। मैं बोल भी दिया है कि whenever we pass a current through a wire then it behaves a light magnet. To prove this, the Ursted takes a compass needle near the current carrying wire, and this compass needle shows a deflection after passing the current through this wire, and this shows that कि the current carrying wire behave as a light magnet. ये उरस्टिड का। और ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी कि इन दोनों का मतलब क्या है। रियोस्टेट क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्वेश्चन आने वाला है। ये आपको लगेगा कि 14-15 मिनट की बातें हैं, पर इस 14-15 मिनट बात के अंदर ये मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो देखिए जरा। इसके बाद एक बहुत ही फेमस रूल इसके अंदर आया, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल कहते हैं भाई। बड़ा ही फेमस रूल है, और जिस रूल का नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, जो इसी बात के ऊपर बेस्ड है जो आपको अभी अभी समझाई गई थी। एम्पियर स्विमिंग रूल की अगर हम बात करें, एम्पियर स्विमिंग रूल का कहने का मतलब है, स्विमिंग का मतलब क्या होता है? तैरना। और वही बात ये कर रहा है। अगर कोई आदमी अलोंग द वायर जो है उल्टा लेट गया, औंधा लेट गया, मान लिया जाए कोई इंसान है और वो इंसान पानी के ऊपर उल्टा लेट गया है। कैसे? जैसे अलोंग द वायर, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा वायर में, उसी डायरेक्शन में वो आदमी भी क्या कर गया है? लेट गया है। जैसे अभी अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था कि ये आपका एक वायर है, और इस वायर में आपने यहां रियोस्टेट लगा दिया, और इसमें एक की आपने इनबिल्ट यहां पे कर दिया। ये की हो गई। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसी प्रकार इंसान भी इसके अंदर लेट जाता है, ऐसे। ये हो गया, इस प्रकार से लेट गए। और हो क्या रहा है कि इसके फीट से करंट एंटर कर रहा है, और इसके हेड से करंट क्या कर रहा है? निकल रहा है। इस प्रकार अलोंग द वायर। अलोंग द वायर है तो हम क्या करेंगे? ये आपकी कंपास निडल है, ये कंपास निडल का नॉर्थ है, और ये कंपास निडल का साउथ है। अगर इस आदमी को ऐसे लेटाया गया है, इस आदमी को ऐसे आपने देखा है अलोंग द वायर, इसको लेटाया गया है, तो आप क्या देखोगे कि हमने इस एम्पियर स्विमिंग रूल का कहना क्या है? स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। अगर एक व्यक्ति तैर रहा है, किसके ऊपर तैर रहा है? पानी के ऊपर तैर रहा है, तो क्या होगा? करंट इसके फीट से एंटर करके इसके हेड से निकलेगा। जब करंट इसके फीट से एंटर कर रहा है और हेड से निकल रहा है, तो जो नीडल का नॉर्थ पोल है वो हमेशा किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा? इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल,
if a man is swimming, if a man is swimming along the wire in direction of current, then north pole of magnet, आगे कुछ और बातें ऐड कर देते हैं, and current enters through his feet and leaves through head. Then north pole of a needle, चाहे डायरेक्ट लिख दो, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड देयर लेफ्ट हैंड की तरफ। अब इस बात को समझना है, इतनी बड़ी बात को रटना नहीं है, ये मैं समझ के ही लिख रहा हूं, रट के नहीं लिख रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं, फिर से बात समझिए। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और अलोंग द वायर है। अब इस आदमी को औंधा उल्टा लेटा दिया, उल्टा मतलब ऐसे ऊपर मुंह करके ऐसे सीधा ऐसे इसको लेटा दिया है, और ऐसे लेटाने के बाद उसकी फीट से करंट एंटर करेगा और उसके हेड से करंट लीव करेगा, तो जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल कहते हैं। अब कहोगे सर इस एम्पियर स्विमिंग रूल को आपने बता दिया है, तो इसका यूज कैसे है, हम इसका यूज कैसे करेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा। इसका यूज करना भी मैं सिखाऊंगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये केवल डेफिनेशन बताई मैंने, क्योंकि कई बार एम्पियर जब इसकी प्रैक्टिकल यूज करोगे तो वो इसके दूसरे नाम से करना है, जो अभी अभी आगे डिस्कस करेंगे। कई बार होता क्या है कि एग्जाम के अंदर ये पूछ लेता है कि व्हाट इज एम्पियर स्विमिंग रूल, तो आप उसकी डेफिनेशन बता सकते हो, आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको एक दूसरे नाम से ही हम काम करेंगे, और उसका जो दूसरा नाम है वो नाम क्या है वो देखिए। इसी को दूसरे लेटर में कहते हैं स्नो रूल। ये हमारे काम का है, जिसका हम प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं, स्नो रूल। इसके स्नो रूल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके प्रत्येक वर्ड का खुद का मीनिंग है। यानी कि ये क्या हो गया, साउथ, एस का मतलब, एन का मतलब क्या होगा, नॉर्थ, ओ का मतलब हो गया ओवर, ऊपर से, और डब्ल्यू का मतलब हो गया वेस्ट। ठीक है। अगर एक करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है इन द वायर, किसी वायर के अंदर से करंट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, हेल्ड ओवर अ कंपास नीडल, जो किसके ऊपर रखी हुई है, कंपास नीडल। नीचे कंपास नीडल है, ये कंपास नीडल है, देखिए इसके ऊपर से इस वायर में से करंट पास हो रहा है, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ओवर अ मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट, उसका जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की तरफ। तो यानी कि इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इन ए वायर हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, जो कि मैग्नेटिक नीडल के ऊपर हेल्ड है, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इफ current is passed from south to north pole, in a wire held over compass needle, north pole of a magnet, north pole deflect toward west। अब वही बात मैंने जो शुरू में बताई थी,
कि अगर साउथ पोल से देखें, मैंने पहले ही बताया था, ये डायग्राम आपको याद होगा, साथ साथ उतारते रहिए, ये साउथ और ये नॉर्थ, और यहाँ पे जो वायर था उसमें करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा था, तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, इस तरफ, और ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, इस तरफ। ये डायग्राम में बता चुका हूं, वही बात है, उसी डायरेक्शन को देखना सिखा रहा हूं, और इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्नो रूल हो गया। तो स्नो रूल इसके मीनिंग के अंदर ही छुपा हुआ, बाहर से कुछ भी नहीं है। उसका कहना है कि अगर करंट किसी वायर के अंदर, जो कि कंपास निडल के ऊपर है, यानी कि ये नीचे कंपास निडल है और ऊपर इस वायर के अंदर से करंट पास है, करंट किस तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ करंट जा रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ अगर करंट पास किया गया है तो, और वो कंपास निडल के ऊपर रखा हुआ वायर है, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होगा वेस्ट डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता, ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता। और ये बात भी आपको बताई गई थी जब उरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में दो डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना के आपको सिखाया गया था, इस तरह के रियोस्टेट वाले डायग्राम आपको दिखा के, और वहां पे बताया गया था कुछ इस तरह के, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा वेस्ट की तरफ, साउथ पोल डिफ्लेक्ट होगा ईस्ट की तरफ। अगर डायरेक्शन को पलट दिया जाए तो यहां पे दोनों का डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जो बात बताई वो उरस्टेड के एक्सपेरिमेंट की थी। दूसरी बात, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या था वो मैंने आपको समझाया। तीसरा, स्विमिंग रूल क्या है एम्पियर का वो बताया। चौथा, इसके बाद मैंने बताया कि स्नो रूल, उस एम्पियर स्विमिंग रूल को ही स्नो रूल कहते हैं, और हम जब भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इस तरह की बातों का यूज करेंगे, क्योंकि एम्पियर स्विमिंग रूल केवल मात्र एक कंपैरिजन है, और कंपैरिजन के थ्रू केवल हमें उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कई बार, नहीं तो और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट जो इसका इंट्रोडक्शन एंड उरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब जो आगे पढ़ना है हमें वो पढ़ना है, साथ साथ कॉपी पेन रखिए और उतारते रहिए, इसमें आपका फायदा रहेगा, क्योंकि एक नोट्स आपके जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, अब जो होगा वो बातें होंगी मैग्नेटिक फील्ड की। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब जैसे कि इस बात को आप पहले से पढ़ के आए हो, तो मैं आपको एनालॉजी से ही पढ़ाऊंगा, और मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं कि ये यूनिट आपको मुश्किल लगती है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ इंतजामात किए। वो इंतजामात ये हैं कि ये सिल्ली सिल्ली बातें, जैसे एम्पियर स्विमिंग रूल है, स्नो रूल है, उरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। कई बच्चे सोचेंगे कि जितना टाइम क्यों वेस्टेज हो रहा है, ये टाइम वेस्ट नहीं है, आपके आगे की तैयारी है। आपको उड़ान भरनी है तो पहले उसके लिए जमीन पे क्राउल करना पड़ेगा। जब तक जमीन पे नहीं रेंगोगे तो आसमान में कैसे उड़ोगे। आसमान में उड़ने के लिए आपको सबसे पहले ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप ग्राउंड पे मेहनत करते हो तो आसमान में उड़ोगे, ये डेफिनेट है। और उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे मेहनत लगातार करते रहना है। इसलिए कंप्लीट लेक्चर को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी सीरीज जब आप देखते आ रहे हो तो क्वालिटी, क्वांटिटी, और आपको पता चलेगा कि आपको कहीं कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, ये गारंटी मेरी है। इसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था और जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा था कि किसी भी चार्ज के चारों ओर कोई स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फेल्ट किया जा सकता है। यह यूनिट नंबर फर्स्ट में बताया। उसी प्रकार हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड में दो बातें हो सकती हैं, या तो मैग्नेट हो सकती है वो खुद, छोटी क्लास में आप देख के आए हो मैग्नेट, या इसके अलावा दूसरी क्या हो सकती है, इसके अलावा कोई करंट कैरिंग वायर भी हो सकता है। क्योंकि अभी अभी एक्सपेरिमेंट प्रूव कर चुका है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक लाइट मैग्नेट की तरह। इसलिए इस केस में जैसे वहां पे केवल एक चार्ज लिया था, यहां पे हम क्या कहेंगे, या तो मैग्नेट ले लो कोई, या फिर करंट कैरिंग वायर ले लो। इसके चारों ओर का जो स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो वो कहेंगे कि स्पेस अराउंड अ मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस, और इसके अलावा करंट कैरिंग वायर। दूसरा ये भी हो सकता है करंट कैरिंग वायर, इन विच, जिसके अंदर in which magnetic force can be felt.
ये उसी तरह है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, जैसे कुत्तों का इलाका होता है वैसे ही इनका इलाका भी होता है। यानी कि उस इलाके में रहेंगे तो वहां पे आपको दूसरा कोई वायर रख दिया या दूसरी कोई मैग्नेट रख दी तो उसके अंदर एक अलग से फोर्स मिलेगा, उससे बाहर गया तो कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए आपने कोई मैग्नेट ली, ये मैग्नेट का साउथ पोल और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इसके चारों ओर का ये स्पेस है, ये स्पेस हो गया। स्पेस का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन, मतलब इसके इधर भी, कहने का मतलब ये हो गया कि इसके इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, इस तरफ भी, इसको कहते हैं 3 डायमेंशन। हर जगह इसके चारों ओर कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अंदर अगर आप कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हमने यहां पे कोई दूसरी मैग्नेट लेके आए, ये साउथ ये नॉर्थ, ये इस स्पेस से बाहर है तो इन दोनों के बीच कोई भी फोर्स नहीं होगा। अगर ये इस स्पेस के अंदर आ गई तो इन दोनों के बीच एक फोर्स आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसलिए हम इसका नाम क्या रख दिए? मैग्नेटिक फील्ड इसका नाम रख दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का कहना है कि स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए हमने यहां पे क्या निकाला? एक मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मेशन की। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस साउथ और नॉर्थ की बात करते हैं और कहा कि इस मैग्नेट के चारों ओर एक स्पेस होता है जिसमें हम क्या फील करते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, और उसी मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स को हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इसी मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम याद रख लेना भाई, इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तीसरा नाम। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपकी वो सारी संभावनाएं खत्म कर रहा हूं, वो सारी बातें खत्म कर रहा हूं जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसको कहा जा सकता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको कहा जा सकता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको कहा जा सकता है। तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आए आपको करना है। अब हमें क्या करना है? इस मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को फर्दर अगर एक्सप्लेन करना है, फर्दर इसको डिफाइन करना है, तो इससे पहले हमें एक फोर्स निकालना होगा मूविंग चार्ज के ऊपर। ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे एक फोर्स निकालेंगे मूविंग चार्ज के ऊपर, यानी कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तब हम इसको डिफाइन करेंगे फर्दर। तो उसको हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। अगर हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जिसका चार्ज क्या है उसके ऊपर एक फोर्स निकालते हैं। तो कैसे? देखिए, मान लिया जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, बी की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और इसके एंगल थीटा बनाते हुए एक पार्टिकल चला गया जिस एंगल को हमने क्या कहा? थीटा, और ये v वेलोसिटी के साथ चला गया। कहने का मतलब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड एक पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल Q, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल की बात करें तो इस चार्ज पार्टिकल को ले लिया, Q ले लिया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस काम कर रहा है और ये एंगल थीटा बनाते हुए v वेलोसिटी के साथ निकल गया, और किसके साथ बना रहा है? b के साथ। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में F नाम का फोर्स। ठीक है, ये हो गया इसका x एक्सिस, ये हो गया इसका y एक्सिस, और तीसरा जो है इसका वो क्या है? z एक्सिस है। यहां तक समझ आ गया होगा? यानी कि आप कहोगे सर ये क्या क्या बातें लिख रहे हो? तो मैंने बात क्या लिखी है? मैंने सबसे पहले कहा कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रहा है, और वो चार्ज पार्टिकल खुद इस मैग्नेटिक फील्ड B के साथ एंगल थीटा बनाते हुए इसके साथ v वेलोसिटी के साथ निकल गया। ये हमने माना है, पहले हमने माना है। जब ये दोनों चीज मानते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो अलोंग y एक्सिस आएगा। कैसे आएगा मैं वो आपको समझाऊंगा, पहले आप मान लीजिए कि वो अलोंग y एक्सिस आ गया। जब मैं इसका राइट हैंड रूल समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे फोर्स y एक्सिस के अलोंग आया। तो तब तक मान लीजिए कि वो फोर्स जो है y एक्सिस की तरफ आ गया। तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं कि हमने ये सारी चीजें मानी है।
ऐसी बात नहीं कहीं से आई है। आपको भी ये बात प्रॉब्लम क्रिएट करने माइंड में नहीं स्टक करनी चाहिए कि कहां से आ रही सर, कहां से लिख रहे। ये सबसे पहले एज्यूम्शंस ली हैं कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रहा है और वही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना के ऐसे निकल रहा है। अब इस v के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा इस डायरेक्शन में, ये रहा, इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज v कोस थीटा, और इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो कहती है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल बात करें तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पार्टिकल के होता है, यानी कि जितना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स होगा उतना ही ज्यादा उसका चार्ज भी होगा। यानी कि अगर आप प्रोटॉन की बात करते हो और उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उसकी बजाय अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करते हो तो उसके ऊपर क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कौन है, हीलियम का न्यूक्लियस। बता दूं मैं आपको, अल्फा पार्टिकल कौन है, हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, ये रहा, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो होता है वो 2E के बराबर होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो E के बराबर होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा और प्रोटॉन के ऊपर फोर्स कम लगेगा, इसलिए क्योंकि चार्ज का फंक्शन हो गया है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा स्टडी रिवेल करती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v साइन थीटा के, v साइन थीटा जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और तीसरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के v साइन थीटा के और मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि जब इस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये तीनों के क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अगर हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा, कुछ इस तरह से बन गया। और हमें पता है फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज K इंटू Q V B साइन थीटा, ये आ गया। और यहां पे जो इस K की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। जो K कांस्टेंट आया है इस K कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर है, इसलिए यहां फोर्स बन के आ गया दैट इज Q V B साइन थीटा, ये बन के आ गया, ये फोर्स निकल के आ गया। अब एंगल किस किस के बीच था, v वेलोसिटी वेक्टर, b मैग्नेटिक फील्ड। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो गलती मैं बता दूं आपको, वो क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं कि जी क्या v b साइन थीटा आ गया। वहां पे क्या करेगा, जो सिंपल क्वेश्चन आएगा कहेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 10 कूलम है, v वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला है, फाइंड आउट द f, और एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो निकाल देते हैं। पर जब आपको वो एंगल दे रहा है डायरेक्ट तो आपने निकाल दिया, अगर एंगल को फंसा दिया जाए तो उसके लिए आपको बेसिक पे ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि जो ये एंगल थीटा है किस किस के बीच है, इस वेलोसिटी वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच है। इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा दैट इज Q इंटू V क्रॉस B, ये रहा V क्रॉस B, इस तरह से लिखूंगा v क्रॉस बी। जब आपको पता साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है और कोस थीटा हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आता है। ये 11th क्लास में आपको बताया गया था, नहीं पता तो ध्यान रख लीजिए। जब साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट और कोस थीटा हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट लगता है इस प्रकार से। और इन क्वांटिटीज का मतलब आपने पढ़ाई होगा, जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी और पढ़ाया भी गया होगा, दैट इज C इज इक्वल टू मैं A क्रॉस B, इस तरह से। इसका मतलब था ये जो C वेक्टर है ये A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। वहां पे क्वेश्चन आता था कि एक वेक्टर निकालिए तीसरा जो A और B दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करते थे, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते थे। ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट जाके देख लीजिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी कि एक A वेक्टर है, एक B वेक्टर है, एक तीसरा वेक्टर निकालिए जो दोनों इसके परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे ही तो रिलेशनशिप है, ये F यहां रहा, इसको कांस्टेंट मान लो, क्या फर्क पड़ता है बाहर, ये A का काम करेगा और ये B का काम करेगा, तो एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो B है ना आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यही है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। भाई कोई बच्चा पजल हो रहा हो तो मैं पहले बताना भूल गया, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है कैपिटल B वर्ड से,
याद रखना आगे से। ये मैंने वैसे वाला बी वेक्टर लिया है, ठीक। तो बिल्कुल ऐसे ही कॉम्बिनेशन बन रही है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है जो 11th क्लास के वेक्टर से ही आया है, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर किसके है, वी के भी, और यही फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। अब देख लीजिए, ये जो फोर्स है इस बी के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और वी के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें पता चल गया कि ये फोर्स V और B दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसे वर्ड का मतलब ये होता है, 11th क्लास से हम इसको सीख के आए, ठीक है। अब आगे क्या है, अब मैं आपको बताता हूं राइट हैंड रूल, जिससे आप इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। दैट इज राइट हैंड रूल, वो समझा देता हूं मैं आपको। राइट हैंड रूल, जिसको हम स्क्रू रूल भी कहते हैं, उसके अक्रॉस देखिए, ये आपका राइट हैंड है इस तरह से। ये जो अंगूठा है, ये जो आपका अंगूठा है, ध्यान से समझ ले, ये जो आपका अंगूठा है ये फोर्स की डायरेक्शन देगा, ठीक है। और ये जो आपकी उंगलियां हैं ये जाएंगी जिस वेक्टर और जिस वेक्टर के बीच में एंगल है। किस किस के बीच एंगल है, यहां V और B के बीच एंगल है। तो ये जो उंगलियां हैं ये किसके बीच जाएंगी, V से B तक जाएंगी। और ये जो आपका अंगूठा है ये क्या शो करेगा आपका, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। अब यहां पे भी दो बातें, क्या क्या बातें हैं तो वो समझ लीजिए जरा। मान लीजिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो कर रहा है वो इस तरफ काम, और v वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ काम कर रहा है, और ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये उंगलियां V से B की तरफ जाएंगी तो अंगूठा बाहर आ रहा है। देखो V से B की तरफ जा रही है तो अंगूठा किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अंगूठा किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ, और बाहर वाले फोर्स को हम ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे लगा के। जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना वो ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है, इस तरह, इस डायरेक्शन में, और उसको हमने ऊपर की तरफ। आपको करना है क्या, फिर से समझिए, आपके राइट हैंड की बात करनी है। अंगूठा आपके फोर्स की डायरेक्शन देगा और उंगलियां देंगी जिन वेक्टर के बीच एंगल है वहां से वहां रोटेट करना है। तो V और B, तो V और B से रोटेट किया, V और B से रोटेट किया तो ये अंगूठा बाहर आ रहा है। अगर उल्टा रोटेट होता, मान ले यहां होता, यहां से यहां रोटेट करते, यहां V होता यहां B होता, ऐसे रोटेट करते तो उंगली अंदर, ये अंगूठा अंदर जाता, पर हमने यहां से यहां रोटेट किया तो अंगूठा आया बाहर, इसलिए फोर्स आ गया ऊपर। अगर पॉजिटिव है तो फोर्स ऊपर, अगर यही नेगेटिव होता और इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इसी तरह V होता और यही एंगल थीटा होता तो इस फोर्स की वैल्यू नीचे की तरफ होती। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो आपने रूल लगाया उसी के अकॉर्डिंग लगाइए और सोल्व कर लीजिए। अगर उसने नेगेटिव बोल दिया तो उस डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए। अगर आपको पता चले वो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रखिए, अगर आपको पता चले वो नेगेटिव है तो डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, ठीक है भाई। तो वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। तो डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, नेगेटिव में और उसमें पॉजिटिव, इस प्रकार। ये हमारा क्या था, राइट हैंड रूल था। राइट हैंड रूल के बारे में हम बातें कर रहे थे। अब थोड़ी बातें इसके बारे में करते हैं, ये न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, अभी इसकी कुछ बातें और कर लेते हैं। देखिए, दैट इज F इज इक्वल टू मैं Q इंटू V B साइन थीटा, हो गया। अगर इस चार्ज को फिक्स कर दूं, वेलोसिटी को फिक्स कर दूं और B को फिक्स कर दूं, मैंने कह दिया कि एक पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और उसका मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है। क्योंकि अगर आप बात करते हो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी मैग्नेटिक फील्ड के 3 नाम मैंने बताए। एक तो खुद मैग्नेटिक फील्ड, एक बताया मैग्नेटिक इंडक्शन और तीसरा बताया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल B के ऊपर वेक्टर लगा के। क्यों किया गया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल T से। अगर हम इसके CGS यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है घोष, G से लिखते हैं घोष। अगर हम बात करें 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ घोष के बराबर होता है, इस प्रकार से। अब यहां पे कई बार पजल हो जाता है, ये सीधे प्रश्न पूछे गए, ये MCQ के रूप में इसके बारे में पूछे जाते हैं, पर कई बार बच्चा यहां पे भी पजल होता है। कैसे पजल होता है, कहता है जी हम ये भूल जाते हैं कि 1 टेस्ला में 10⁴ घोष है या 1 घोष में 10⁴ टेस्ला। तो याद रखना SI यूनिट हमेशा बड़ी होती है,
ऐसा यूनिट कौन है? टेस्ला, और वो हमेशा बड़ी होती है। अब बड़ा करने के लिए एक टेस्ला में 10 की शक्ति 4 गोस हैं। अगर आप उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, एक गोस में 10 की शक्ति 4 टेस्ला है तो गलत हो गया। एक टेस्ला में 10 की शक्ति 4 गोस, क्योंकि ऐसा यूनिट हमेशा बड़ी होती है। तो ये टेस्ला यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की है। इसके 3 नाम मैंने बताए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको डिनोट किया जाता है बी वेक्टर से, और टेस्ला इसकी यूनिट है एसआई, सीजीएस में गोस, और अगर हम बात करेंगे एक टेस्ला 10⁴ गोस के बराबर होता है। तो ये बी भी हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब वेरी कौन करेगा? साइन थीटा वेरी करेगा। अगर साइन थीटा वेरी कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम, और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम है तो फोर्स भी मिनिमम। फिर से इस बात को समझिए, कई बच्चे इस बात में पजल हो जाते हैं। हमने क्या किया? एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दिया कि भाई इसके पास इतना ही चार्ज है, इसके पास इतनी ही वेलोसिटी है, ये इतने ही मैग्नेटिक फील्ड में है। तो तीनों को फिक्स करने के बाद ये केवल साइन थीटा पे डिपेंड करती है। अगर थीटा किसके बराबर है? 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर? 0। तो फोर्स भी क्या हो गया? मिनिमम हो गया, और इस मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो किसी भी पार्टिकल के ऊपर मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है भाई? 0 के बराबर हो सकता है। किसी भी पार्टिकल के ऊपर मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है? 0। दूसरी बात करते हैं, अगर मैं इसी थीटा को 90 डिग्री रख दूं तो क्या होगा? साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये फोर्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू वी इंटू बी। साइन 90 की वैल्यू तो 1। अब कहोगे सर कैसे? क्यों? इसलिए क्योंकि जो साइन फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती। मिनिमम वैल्यू कोस की नेगेटिव में भी चली जाती है, जब आप कोस थीटा की बात करते हो तो उसकी नेगेटिव में भी होती है। पर साइन की अगर आप बात करोगे पर्टिकुलर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। इसलिए साइन मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकता है तो फोर्स भी मैक्सिमम, और साइन मिनिमम 0 के बराबर हो सकता है तो फोर्स भी क्या हो गया? मिनिमम हो गया। अब इसी पे तीसरा केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार जिस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों को पजल करने के लिए। अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी ही 0 है, यानी कि उस पार्टिकल को क्या कर दिया? स्टैटिक कर दिया। स्टैटिक क्या कर दिया? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहुंच जाओ। स्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहुंच जाओ, जिसमें क्या था? चार्ज रेस्ट पे था। अगर यहां चार्ज को रेस्ट पे कर दिया तो इसका मतलब V0, तो फोर्स भी क्या बन गया? 0 हो गया। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स काम नहीं करता है। तो इसलिए तो अगर हम बात करें नेक्स्ट केस, जिसके अंदर हमने वेलोसिटी को क्या कर लिया? 0 कर लिया भाई। अगर हम उस केस में तीसरा केस हमने बनाया और जिसमें हमने वेलोसिटी को क्या कर लिया? 0 के बराबर कर लिया। अगर वेलोसिटी को 0 किया है, वेलोसिटी को 0 किया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि ये किसका केस हो गया? स्टैटिक का। स्टैटिक का मतलब चार्ज किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर है। इसका मतलब जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर जो Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मतलब क्या? मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना होगा भाई? 0 के बराबर होगा। उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? 0 के बराबर होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता। और इसी पॉइंट को डायरेक्टली नीट के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वहां पे आपको पता करना है क्या वो स्टैटिक केस तो नहीं है, क्योंकि स्टैटिक के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो सकता है पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा आपके सामने। और इसी मैग्नेटिक फोर्स का नाम कई बार लोरेंट्ज फोर्स भी रख देते हैं भाई। इसी मैग्नेटिक फोर्स का नाम कई बार क्या रख देते हैं? लोरेंट्ज फोर्स भी इसका नाम होता है। इसलिए मैं सारी बातें, एक एक पॉइंट, एक एक बातें क्लियर करता चल रहा हूं कि इसका दूसरा नाम लोरेंट्ज फोर्स भी है। स्टैटिक के ऊपर जो फोर्स है वो 0 होगा, क्योंकि वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फोर्स पैदा नहीं करता। साइन 90 पे मैक्सिमम, साइन 0 पे 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए जरा। अगर हम इस फोर्स इज इक्वल टू में Q, V और B हो गया। अगर मैं कर दूं F डिवाइडेड बाय में Q इंटू V और इज इक्वल टू में B के बराबर, और बटे में क्या कर दिया? साइन थीटा, क्योंकि यहां साइन थीटा भी था। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस B की, और यहां पे चार्ज क्या ले लिया? 1 कूलम, वेलोसिटी क्या ले ली?
1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक पार्टिकल लिया, जिस पार्टिकल का चार्ज 1 कूलम है, जिसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और जिसका एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, मतलब राइट एंगल है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। अभी ये डेफिनेशन सिखा रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था कि इसको फर्दर डिफाइन करने के लिए बी को हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना पड़ेगा, और वही हमने निकाला। तो हम क्या कहेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स व्हेन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ ए 1 कूलम मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेशन है ये, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स when a charge particle of 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second right angle to मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी डेफिनेशन है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहीं से लिखी गई बात है। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड के साथ, देखिए F इज इक्वल टू बी, अगर Q की वैल्यू रखेंगे तो 1, V की वैल्यू भी 1 और sin 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो F किसके बराबर आ गया, B के बराबर। पर इसमें भी कंडीशन है, ये F B के बराबर कब होगा, तब होगा जब 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। तो इसलिए लिखा 1 कूलम चार्ज, पार्टिकल ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड राइट एंगल टू द बी। मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, वो जब मूव कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलेंगे क्या, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। समझ आ गया। इसके बाद एक डेफिनेशन और मैं आपको लिखवाऊंगा, और वो लिखाऊंगा मैं डिफाइन 1 टेस्ला, डिफाइन 1 टेस्ला। ऐसी ऐसी डेफिनेशन बोर्ड में आ जाती हैं, सीबीएसई बोर्ड में पूछ ली जाती हैं भाई, इसलिए लिखवा रहा हूं। तो फिर से F इज इक्वल टू मैं क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब F की वैल्यू रख ली 1 न्यूटन, ठीक है, और क्यू की वैल्यू रख ली 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन 90 हो गया 90, 1 के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया 1 टेस्ला, ठीक है। अब क्या कहेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला कहेंगे। यहां पे हमने इस B की वैल्यू निकाली तो यह आ गया था F डिवाइडेड बाय में क्यू वी साइन थीटा, यह आ गया क्यू वी साइन थीटा, इस प्रकार। तो F की जगह 1 न्यूटन, क्यू की जगह 1 कूलम, V की जगह 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1। यहां पे जो थीटा लिया है वो किसके बराबर लिया है, 90 डिग्री के बराबर लिया है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी ए 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला कहेंगे कब, व्हेन 1 कूलम चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड फील और एक्सपीरियंस ए 1 न्यूटन फोर्स। जब 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और वो कितने फोर्स को फील कर रहा है, 1 न्यूटन के फोर्स को, तो तब उस वक्त, उस टाइम पे हम उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे, 1 टेस्ला। फिर से बता रहा हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला तब कहेंगे जब 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और एक्सपीरियंस करता है कितने न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स। तो उसी को हम क्या कहेंगे, 1 टेस्ला कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड B इज सेड टू बी ए 1 टेस्ला। आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, मैं टाइम को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। B इज सेड टू बी ए 1 टेस्ला, to be a 1 Tesla if 1 coulomb charge moving with velocity, moving with velocity of 1 meter per second in perpendicular magnetic field experience
अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है? 1 न्यूटन को। उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कई बार क्या होता है, स्पीड से लिखने में एक आध अक्षर स्पेलिंग में छूट जाता है, हालांकि साइंस के अंदर स्पेलिंग की ज्यादा मिस्टेक नहीं होती, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को किसके बराबर कहेंगे? 1 टेस्ला। कब? जब 1 कूलाम चार्ज मूव कर रहा हो किस वेलोसिटी के साथ? 1 मीटर पर सेकेंड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। किसमें? एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। उसी को हम क्या कहते हैं? 1 टेस्ला कहते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने प्रत्येक कंसेप्ट जो इनके बारे में हो सकता है उस प्रत्येक कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया है। एक शॉट में पूरा मैग्नेटिक फील्ड, एक शॉट में ही पूरा ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट मैंने करवा दिया। इससे बाहर कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब इसका जो सैंपल न्यूमेरिकल है वो क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से ये रहा, देखिए। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ ए मास 6.5, एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास है 6.65 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी कि मास दे दिया 6.65 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इज ट्रेवलिंग एट राइट एंगल, समझ लीजिए राइट एंगल, राइट एंगल मतलब थीटा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। देखो कितनी बार चिल्ला चिल्ला बोला था राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। टू मैग्नेटिक फील्ड, देख लीजिए राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड मतलब एंगल कितने का? 90 डिग्री का। विद स्पीड, कितनी स्पीड के साथ? 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.2 टेस्ला। आपको बताया था टी का मतलब टेस्ला यूनिट होती है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन, दोनों। अब देखो वी दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल बोल दिया, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 इंटू ई के बराबर। क्यों? क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है 2He4, इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन जो इसका एटॉमिक नंबर होता है। जब भी आपको कोई एटम बोल दिया जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर देखना है कितना है। 2 है तो 2E, 3 है तो 3E, 1 है तो 1 ही। प्रोटॉन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, उसके पास एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए 1 ही लिखते हैं, और इसके पास 2 है तो इसलिए 2E लिखा, इसका चार्ज हो गया 2E। और E की वैल्यू समझा चुका हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1000 बार। ठीक है, अब रखिए फार्मूला, दैट इज F इज इक्वल टू में Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। हो गया, यही तो है, यही तो फार्मूला करवाया। चार्ज की वैल्यू 2E, तो 2 गुणा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी हो गई है? 0.2 टेस्ला। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1 के बराबर। तो ये क्या आ गया आपके पास? फोर्स। पहले पार्ट का उत्तर, सिंपल सा। दूसरे पार्ट में क्या पूछा? एक्सेलरेशन। आपको पता है न्यूटन्स का तीसरा नियम, सॉरी सेकंड नियम, दूसरा लॉ, दूसरे लॉ से आया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लॉज ऑफ मोशन जो आए थे उसके अंदर न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो, तो ये आ गया। मास कितना है? ये रहा, नीचे रख दो, एक्सेलरेशन आ गई। यहां पे इस जो उत्तर आएगा उसके बटे में क्या कर दो? मास, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी लेवल के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। और 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कब स्टैटिक है? और हमने कहा अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ के आए हो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता था, यहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करेगा, सेम बात करेगा। वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। लगभग सारी सिमिलरिटी उसके और इसके बीच में लाई कर रही हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हैं वही सारी बातें मैग्नेटिक फील्ड पे भी लागू होती है। बस खास बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब स्टैटिक चार्ज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। जो डिफरेंस बता रहा हूं मैं, डिसिमिलरिटी बता रहा हूं, पर यहां पे जब स्टैटिक चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा। याद रखना ये बात, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स बन सकता है पर यहां मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा। कब? जब स्टैटिक चार्ज होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की। और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। ये यूनिट बड़े मजेदार तरीके से सारे एमसीक्यू, सारे न्यूमेरिकल, सारे पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू सब कुछ मैंने क्लियर करता चला हूं, सारे एमसीक्यू, एक भी बात आपके लिए नहीं छोड़ी है। धन्यवाद।